है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। किसान अपनी फसलों को पाले से कैसे बचाएं? मशरूम के उत्पादन में आने वाली समस्याएं और उसका समाधान। राज्य में इस बार पाला गिरने से काश्तकारों की चिंता बढ़ गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। राजसमंद जिले की कुवारिया तहसील में पाला पड़ने से पपीता, नींबू और अमरूद के पौधों को पूरी तरह सुखा दिया है, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तो आइए मिलते हैं इस किसान से और जानते हैं कि इस किसान को पाले से कितना नुकसान हुआ है। बड़े बड़े 1000 पौधे जाफर के, 1000 पौधे नींबू के और 1000 पौधे काकड़ियाँ के, पपीता के, जो ये सारा ये 10 विलेज में सब हो गया। अगर 4-5 लाख का नुकसान हुआ उसके तो 2 साल बच जाएंगे। 2 साल पिलाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दवाने से ये खत्म हो गए। तो किसान भाइयों, पाले से अपने फसलों और फलदार बागों को बचाने के लिए आप क्या करें, किस प्रकार से पाले से अपनी फसलों को बचाएं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शीत ऋतु में जब वायुमंडल का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है या आम भाषा में न्यूनतम तापमान के 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे कम हो, तब फसल के पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है तथा कोशिकाओं के आयतन में वृद्धि होने के कारण कोशिकाओं में उपस्थित जीव द्रव्य नष्ट हो जाता है, जिससे कोशिकाएं टूटकर मर जाती है तथा पौधे झुलसे हुए नजर आते हैं। अत्यधिक पाला पड़ने पर पौधे की पत्तियां एवं टहनियां बर्फ एवं हिमकणों में ढक जाती है। फसलों पर कम तापमान के इस प्रतिकूल प्रभाव को पाला कहते हैं। इसे पाला, ढा या तुषार नामों से भी जाना जाता है। उत्तर भारत में मध्य दिसंबर से मध्य फरवरी तक पाला पड़ने का समय है। इस समय रबी की फसलों में फूल आना एवं फलियां बनना शुरू होता है। पौधों में यह अवस्थाएं पाले के प्रति सबसे संवेदनशील होती है। शीतकाल में जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है तथा आकाश साफ होने के साथ हवा रुक जाती है, तो रात्रि को पाला पड़ने की संभावना बढ़ती है। रात को विशेषकर तीसरे एवं चौथे पहर में पाला पड़ने की संभावनाएं रहती है। मौसम का पूर्वानुमान देने वाले स्थानीय मौसम केंद्रों द्वारा पाले का पूर्वानुमान नियमित रूप से दिया जाता है। पाले के प्रति संवेदनशील फसलें। रबी फसलों में आलू, टमाटर, सरसों, बैगन, अलसी, मटर, धनिया, जीरा, शकरकंद तथा फलों में पपीता, आम पाले के प्रति अधिक संवेदनशील है। इनमें 80 से 90% तक नुकसान हो जाता है। पाले की तीव्रता अधिक होने पर गेहूं, जौ, गन्ना आदि फसलें भी अधिक चपेट में आ जाती है। प्रतिवर्ष पाले से फसलों को काफी नुकसान होता है। पाले से पौधों की कोमल टहनियों, पत्ती, फूल तथा फलियों झुलसा जाती है, जिससे पैदावार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और कभी-कभी वे 100% भी मर जाते हैं। जिन स्थानों पर पाला प्रायः पड़ता हो, वहां ऐसी फसल बोएं जिनको पाले से कम नुकसान होता हो, जैसे चुकंदर, गाजर, मूली, रिजका इत्यादि। पाला संभावित क्षेत्रों में फसलों की पाला रोधी किस्मों को ही बुआई के प्रयोग में करें, जैसे आलू की कुफरी शीतमान का प्रयोग करें। फव्वारा सिंचाई की सुविधा होने पर 2 घंटे फव्वारा चलाकर अधिक क्षेत्रफल में हल्की सिंचाई कर पाले के कुप्रभाव से बचाया जा सकता है। इससे पानी की बारीक एवं हल्की बूंदें वातावरण में तैरती है एवं फसल के आसमान का तापमान गिर नहीं पाते हैं, जिससे फसल बच जाती है।
पाला पड़ने का पूर्वानुमान होने पर 1000 लीटर पानी में 1 लीटर गंधक के तनु अम्ल का घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे पौधे की कोशिकाओं में पाला सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है तथा कोशिकाओं के अंदर का जल जम नहीं पाता है। दीर्घकालीन उपाय के रूप में फसलों को पाले से बचाने के लिए खेत में उत्तरी पश्चिमी मेड़ों पर शहतूत, शीमाम, बबुल, खेजड़े आदि के वृक्ष लगा देने चाहिए, जिससे फसलों को ठंडी हवा तथा पाले से बचाया जा सकता है। रबी की प्रमुख फसलों में शामिल गेहूं और जौ की फसल के लिए एक स्तर तक ठंड पड़ना वरदान के समान है। जितनी अच्छी ठंड पड़ेगी उतनी ही ज्यादा गेहूं और जौ की पैदावार बढ़ेगी। तो एक स्तर तक ठंड पड़ना किसानों के लिए किस प्रकार से लाभकारी है, बता रहे हैं श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति डॉक्टर भरराज सिंह। ठंड की बात है कि दो टेम्परेचर काफ़ी नीचे गया है, तो इसका कई फसलों को फ़ायदा होने वाला, मेनली जो हमारी जो प्रमुख फसल है गेहूं और जौ, उन फसलों को मुख्य रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अभी तक ठंड नहीं पड़ी थी और उन फसलों के लिए आवश्यक था कि अच्छी ठंड पड़े और लगातार ठंड पड़े कई दिन तक। लेकिन कुछ फसलों को नुकसान भी होगा, जैसे अगर अगेती सरसों या दूसरी जो तिलहन फसल कोई बोई गई है और उसमें फलियाँ बन गई है तो थोड़ा बहुत नुकसान उनको होगा। बाकी जहाँ पुष्पन है, फूल आए हुए हैं, अभी उनको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। कई इलाकों में किसानों ने जो मटर की खेती की है तो मटर में थोड़ा बहुत नुकसान पाले का या ये जो माइनस में टेम्परेचर गया उसका हो सकता है। लेकिन अक्सर जो दूसरी सब्जियां जो सर्दी में होती हैं, फूल गोभी वर्ग की फूल गोभी है, गांठ गोभी है, पत्ता गोभी है या और पत्ते वाली सब्जियां हैं, गाजर है, मूली है, इनमें भी फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। तो कुल मिला के इस टेम्परेचर का ज़्यादा फ़ायदा होगा कम जाने का। हमारी जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है गेहूं और जौ, लेकिन कई फसलों में उसका किसानों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर भाई पाला पड़ने की संभावना है तो उसका हम कहते हैं भाई हल्की सिंचाई आप करें खेतों में शाम के टाइम, या कुछ केमिकल्स भी हैं जिनका अगर स्प्रे हो जाए तो मटर जैसी फसल या ऐसी फसलों में उनका बचाव किया जा सकता है अगर सामयिक वो कार्रवाई करते हैं या जानकारी लेकर उस पर आगे की चीज़ें करते हैं तो निश्चित रूप से उससे बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई मशरूम का उत्पादन करते हैं, लेकिन कभी कभी मशरूम का सही प्रबंधन नहीं करने पर कई प्रकार के रोग और कीटों का प्रकोप होने लगता है। इससे मशरूम का उत्पादन लेना तो दूर, इससे लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में सही समय पर उचित प्रबंधनों को अपनाकर ही आप मशरूम की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो मशरूम की फसल में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और उनका समाधान कैसे करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद से।
किसान भाई अगर चाहें तो इसकी खेती हम लोग सालों भर कर सकते हैं। खास करके 4 मशरूम की खेती की जाती है, जैसे बटन है, ऑयस्टर है, पैडी स्ट्रॉ है और मिल्की मशरूम है। लेकिन अभी समय है इस बटन मशरूम और ऑयस्टर के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। हर फसल की भांति मशरूम के उत्पादन करने में कई तरह की समस्याएं आती है, जो कि मशरूम कक्ष का सही प्रबंधन नहीं करने की वजह से होती है। इसलिए प्रशिक्षण लेकर सही प्रबंधन की जानकारी लेकर ही मशरूम की खेती करनी चाहिए। तो इसमें कई एक बीमारियां आती हैं, जैसे ड्राई बबल है, वेट बबल है, इंकी कैप है, उसके बाद आपका ग्रीन मोल्ड है, ब्लैक मोल्ड है और कुछ सूत्रकृमि भी लग जाते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट का भी प्रकोप हो जाता है। तो ऐसे बीमारियां आने पे हम लोग अपना जो उत्पादन होना चाहिए मशरूम का, वो बहुत हद तक प्रभावित हो जाता है। तो पहले क्रम में आता है ड्राई बबल, जो वर्टिसिलियम नामक स्पीसीज से होता है। एक तरह का फफूंद जनित रोग है। इसका लक्षण इस प्रकार के है, ऊपर से क्या होगा कि छोटे छोटे बबल्स दिखाई देंगे, फल जो है पूरा प्रफुल्लित नहीं हो पाता है, छोटे छोटे रह जाते हैं। और इसके निदान हेतु हम लोगों को जो भी कंपोस्ट बनाते हैं उसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि पीएच खास करके जो 7 के आसपास होना चाहिए वो मेंटेन हो। खाद की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी प्रकार का अमोनिया का गंध नहीं आना चाहिए। और जब इसमें मटन मशरूम की जब फ्रूटिंग होने लगती है उस समय हम लोग खास करके 18 से 20 तक इसका टेम्परेचर हम लोग मेंटेन अगर करके रखें तो ये ड्राई बबल से हम लोग निजात पा सकते हैं। हरी फफूंद ये एक सामान्य रोग है। इसमें मशरूम पर हरे बैगनी रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जो धीरे धीरे पूरे मशरूम कक्ष में फैलने लगते हैं। इनकी रोकथाम के लिए फॉर्मेलिन घोल में कपड़े को डुबोकर और प्रभावित क्षेत्र यानी रैक को अच्छी तरह से पोंछ दे और फॉर्मालिन दवा का घोल बनाकर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, इसके लिए हम लोगों को सजग रहना पड़ेगा बीज के इस्तेमाल के शुरुआत से ही। उस समय हम लोग चयन करें अच्छे शुद्ध बीज का, और बिजाई करने के उपरांत क्या करें, थोड़ा सा अपने झोपड़ी या कक्ष में हम लोग फॉर्मेलिन का घोल बना करके 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके पूरे फर्श पर, दीवार पर उसका छिड़काव कर दें। और साथ ही साथ बेवेस्टिन जो कार्बेंडाजिम के नाम से आता है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर में घोल बना करके उसमें दीवारों पर, फर्श पर, छत पर सबको पहले बढ़िया से स्प्रे कर दे। उसके बाद ही बैग को अपने पुनः स्थापित करें। लेकिन अगर किसी बैग में अगर ज़्यादा कंटामिनेशन हो, ज़्यादा हरा रंग दिखाई दे रहा हो, तो उस बैग को हम लोगों को वहाँ से हटा करके अलग कर देना चाहिए और कहीं दूसरे जगह ले जा करके गड्ढे में उसको गाड़ देना चाहिए। एक अन्य बीमारी आती है इंकी कैप, जो कि ऑयस्टर मशरूम में भी देखा जाता है और बटन मशरूम में भी देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग स्पॉनिंग करते हैं, बिजाई करते हैं, तो बैग के अंदर में ही एक खरपतवार की तरह जो है उसमें छोटा छोटा लंबा डंठल लिए, छोटा सा टोपी लिए हुए, लगेगा कि ये फॉल्स मशरूम कहते हैं इसको, छोटा छोटा लगेगा कि मशरूम ही निकल गया, लेकिन वो मशरूम का खरपतवार है। वो उसके निदान हेतु हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा सबस्ट्रेट होता है, जो धान या गेहूं का हम लोग नेवारी या पुआल का जो कुट्टी काटते हैं ऑयस्टर के केस में, या हम लोग बटन मशरूम में जो हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं, उस समय हम लोगों को अपने कंपोस्ट को बढ़िया से स्टरलाइज करना चाहिए केमिकल के माध्यम से या हॉट वाटर ट्रीटमेंट के माध्यम से। केमिकल में हम लोग फॉर्मेलिन 1% और बेवेस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम लोग सबस्ट्रेट को बढ़िया से उपचारित कर ले, तो इस तरह का हम लोग इंकी कैप से निजात पा सकते हैं। फिर भी अगर इंकी कैप बैग में अगर दिखाई दे तो उसको हम लोगों को पन्नी थोड़ा सा हटा करके इंकी कैप को हम लोग को सैनिटाइज कर लेना चाहिए, मतलब हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, छोटे छोटे चिमटों के माध्यम से निकाल दे, तब इसका आगे प्रभाव बहुत हद तक कम जाता है। कीड़े मक्खियों की समस्या, सैक्रिड मक्खियाँ, फॉरड मक्खियाँ, सेसिड मक्खियाँ मशरूम और स्पॉन की गंध पर हमला करती है। ये कीट मशरूम पर अंडे देती है और फसल को नष्ट कर देती है। इनकी रोकथाम के लिए मशरूम कक्ष के प्रवेश द्वार, खिड़कियों और रोशनदानों पर पर्दा लगा दे। मशरूम गृहों में मक्खीदान अथवा मक्खियों को भगाने की दवा का इस्तेमाल करें। कुटकी या पिल्लू, ये बहुत पतले व रेंगने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो मशरूम पर दिखाई देते हैं। ये हानिकारक नहीं होते हैं, किंतु जब ये बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं तो नुकसान बहुत पहुंचा जाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए मशरूम कक्ष और आसपास में साफ सफाई की व्यवस्था रखें तथा दवा का घोल बनाकर छिड़काव करें। जब भी मशरूम कक्ष में जाएं तब हाथ व पैरों को अच्छी तरह से साफ कर लें और मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। इसके बाद अन्य बीमारी आती है
सड़ने वाली जो जीवाणु से होता है, सड़न रोग पैदा होता है। तो इसमें भी देखा जाता है कभी कभी कि बैग जब हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं पोषाधार का या सबस्ट्रेट का, तो उसमें नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा रह जाती है। जैसे हम लोग बिजाई के समय देखना चाहिए कि जब हम लोग मुट्ठी बांध करके निचोड़ते हैं तो उसमें से किसी तरह का पानी चूना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा मॉइस्चर में अगर बिजाई कर देते हैं तो ये सड़न रोग भी पैदा हो जाता है जो जीवाणु से होता है। तो इसमें क्या करें कि ओयस्टर के केस में अगर इस तरह का बीमारी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें 17-18 छिद्र बना देते हैं और 2-4 छिद्र बेस में नीचे में बनाते हैं, जिससे कि अगर एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो तो वहाँ से अवशोषित होकर के एरिएशन होकर के वो थोड़ा सा मॉइस्चर कम जाए। और फिर भी अगर काला भूरा धब्बा अगर दिखाई दे रहा है बैग के चारों तरफ तो और सड़ने की प्रक्रिया अगर हो रही है तो इसमें स्टेप्टोसाइक्लिन या स्टेप्टोमाइसिन जो पाउडर या लिक्विड दोनों में आता है उसका पानी में घोल करके बैग के ऊपरी परतों पर अगर हम लोग पन्नी के ऊपर से छिड़काव करते हैं तो देखा जाता है कि इससे हम लोग निजात पा लेते हैं। सूत्रकृमि की विभिन्न प्रजातियां मशरूम की फसल में हानि पहुंचाती है, परंतु भारत सहित विश्व भर में एफ्लेंको आइडिस कंपोस्टिकीला सबसे हानिकारक प्रजाति है। यह सूत्रकृमि माइसीलियम का रस चूस कर मशरूम को नुकसान पहुंचाता है और 13 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर अच्छी वृद्धि करता है, जो कि मशरूम के आकार को प्रभावित करता है। मशरूम को नुकसान से बचाने के लिए मशरूम उत्पादन घर और उसके आसपास के स्थानों को साफ रखें और 5% फार्मेलिन के घोल का छिड़काव करें, जिससे कि मक्खी मच्छर इत्यादि ना पनप पाए। साथ ही कच्चे फर्श पर कंपोस्ट नहीं बनाएं और कंपोस्ट में मिट्टी ना मिलने दें। इसके लिए सीमेंट के फर्श का प्रयोग करें। उत्पादन के उपयोग में आने वाले सभी यंत्रों को 5% फार्मेलिन से उपचारित कर प्रयोग में लें। कंपोस्ट में 2 से 5% सूखी नीम की पत्तियां मिलाएं, जो कि सूत्रकृमियों के वृद्धि गुणन को रोकने में सहायक होती है। मशरूम या खुम्ब की फसल में कीटनाशकों का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि मशरूम कीटनाशकों के प्रति बड़ी सहिष्णु होती है और कीटनाशकों का प्रभाव सीधा मशरूम पर होता है। यदि सूत्रकृमियों का प्रकोप आर्थिक हानि स्तर से अधिक होता है तो उस समय थाउनाजिन का 30 ppm को कंपोस्ट में प्रयोग करें। सूत्रकृमियों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो वैसे तो मशरूम की खेती हम लोग कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन में करते हैं, जैसे किसी झोपड़ी में या किसी कमरे में इसकी खेती की जाती है। तो अगर सावधानी पूर्वक अगर शुरू से हम लोग सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, साफ सफाई, बढ़िया से निर्जीवीकरण या स्टरलाइजेशन जिसको कहते हैं, अगर सही ढंग से करें तो बीमारी से हम लोग बहुत हद से हम लोग निजात पाते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा ग्राम फतेहपुरा, जिला बूंदी के किसान सोहन सिंह ने। आप गेहूं की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहते हैं तो सोहन सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो
इसीलिए अभी फसल खेत में जो गेहूँ है तो उसमें खरपतवार को कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए जो एक होता है प्री इमरजेंस, मतलब बुआई के तीन दिन बाद पेंडिमिथालिन जो दवा है उसको 9 ml प्रति लीटर पानी में घोल के 1 एकड़ के लिए 160 से 180 लीटर पेंडिमिथालिन युक्त पानी हमको छिड़काव करना है। ये हो गया बुआई के 3 दिन बाद। गेहूं के साथ अनेक प्रकार के खरपतवार भी खेत में उगकर पोषक तत्वों, प्रकाश, नमी आदि के लिए फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। यदि इन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो गेहूं की उपज में 25 से 40% तक हानि संभावित है। बुआई के 30 से 40 दिन तक का समय खरपतवार प्रतिस्पर्धा के लिए अधिक क्रांतिक रहता है। गेहूं के खेत में चौड़ी पत्ते वाले और घास कुल के खरपतवारों का प्रकोप होता है। प्रमुख खरपतवारों की बात करें तो कृष्णनील, बथुआ, हिरनखुरी जैसी चटरिम, मटरी, जंगली गाजर आदि। और उसके बाद हम बोलते हैं पोस्ट इमरजेंस, मतलब जब खरपतवार निकल गया पोस्ट इमरजेंस, ये हम करेंगे मान लीजिए 30 से 40 दिन के अंदर में गेहूं की बुआई के बाद। उसमें क्या होता है, हम 2,4-D सॉल्ट यूज़ करेंगे। 1 से 1.5 kg AI एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर के हिसाब से हमको दवा को छिड़काना है। और जो है आइसोप्रोट्यूरॉन 0.75 एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर, ये 2 दवाई छिड़काने से हमारा खरपतवार गेहूं में अच्छे से कंट्रोल होगा। हमारा जो वैज्ञानिक का सुझाव रहता है, जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है वो आधा बुआई के समय करे, और जो बाकी आधा जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है, जैसे 1 हेक्टेयर में 130 kg यूरिया, इसको हम 2 हिस्सों में बांट के हम एक अप्लाई करेंगे। जो जब शीर्ष जड़ निकलने के टाइम जब हम सिंचाई करेंगे उसके बाद आधा, मतलब मान लीजिए 65 kg यूरिया, और एक हमको फिर से छिड़काव करना है 65 kg यूरिया 40 से 50 दिन बुआई के बाद गेहूं में। और एक है, अगर ऐसा किसानों को अनुभव हो कि क्या खेत में नमी कम है और तापमान बढ़ रहा है उस महीने में, जनवरी के लास्ट में, फरवरी में, तो एक सिंचाई तब दे सकता है, उससे भी फसलों को बहुत अच्छा राहत मिलेगा। गेहूं का बुआई हो गया, जो अभी जो शीर्ष जड़ निकलने का टाइम होता है वो होता है 21 दिन। गेहूं की बुआई के 21 दिन बाद शीर्ष जड़ निकलने का टाइम होता है, और वो है बहुत वाइटल या इम्पोर्टेंट टाइम होता है गेहूं के सिंचाई के लिए। अगर कोई भी किसानों को एक ही सिंचाई देना है तो यही टाइम है, गेहूं की बुआई के 21 दिन बाद जब शीर्ष जड़ निकलेगा उस टाइम सिंचाई करे। अगर किसी किसान को 2 सिंचाई देना है तो एक तो हो गया शीर्ष जड़ निकलने के टाइम 21 दिन बाद, और दूसरा है जो गेहूं जब दाने में जब दूध आने लगेगा तब एक सिंचाई करे। और अगर किसी किसान को तीसरा सिंचाई देना है तो उसको देना होगा हमको बुआई के 30 से 40 दिन बाद, जब कल्ले निकलने का टाइम आएगा। और अगर चौथा सिंचाई देने का प्रावधान है किसी किसान के पास, तब और एक जो गाभा स्टेज है, गाभा निकलने के टाइम हम सिंचाई कर सकते हैं। गेहूं का करनाल बंट रोग। यह रोग सर्वप्रथम 1931 में करनाल, हरियाणा से रिपोर्ट किया गया था। इस रोग का कारक एक कवक टिलेशिया इंडिका है। यह रोगजनक मृदा में रहता है तथा संक्रमित बीज इस रोग के नए क्षेत्रों में फैलाते हैं। इस रोग से दाने के अंदर काला चूर्ण बन जाता है तथा अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए बीज को थाइरम 2.5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करवाएं। उन्नत प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करें। रोकथाम हेतु खड़ी फसल में प्रोपिकोनोजोल 25 EC 0.1% घोल का छिड़काव करें। और एक चीज़ के बारे में मैं थोड़ा किसानों को जागरूक करना चाहता हूँ। अभी क्या जो है, जिंक एक हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक पोषक तत्व है, जिसका मतलब डेफिशिएंसी, जिसका घाटती अभी दिखता जा रहा है। तो इसके लिए क्या है, अभी तो एक प्रबंधन ऐसा है कि जुताई के बाद 1 हेक्टेयर में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट हम छिड़काव कर सकते हैं। और अभी जैसे खेत में गेहूं है तो उसके लिए अगर डेफिशिएंसी सिम्टम देखा जाता है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम 0.5% जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, उसमें क्या करेंगे 1.25 किलो चूना और 12.5 kg यूरिया हम घोल के उसको हम छिड़काव करना है। तो इससे क्या होगा, जो जिंक डिफिशियंसी है उसका नियंत्रण हो सकता है।
एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annedatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।